मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सचिन खरे और आज हमें इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमारे स्थानीय स्वशासन के अध्ययन को आगे बढ़ाना है। पंचायती राज व्यवस्था लेक्चर सीरीज के पहले लेक्चर में हमने स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन किया था, अर्थात हमने विभिन्न समितियों के बारे में पढ़ा था। फिर इसके सेकेंड पार्ट में हमने पंचायती राज व्यवस्था अर्थात 73वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ा था और आज इस तीसरे पार्ट में हमें 74वें संविधान संशोधन का अध्ययन करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम अपने लेक्चर से। हमें पढ़ना है इसमें नगरीय प्रशासन व्यवस्था अर्थात नगर पालिकाओं के बारे में। क्या होती है ये नगर पालिका? जैसे पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्तर पर प्रशासन को सुनिश्चित करती थी, ये नगर पालिकाएं ऐसे स्थानों पर जो कि ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में तब्दील हो रहे हैं या फिर ऑलरेडी शहरी इलाकों में आते हैं, ऐसे स्थानों के लिए स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करती हैं। ठीक है, अब इनका इतिहास क्या है? तो इनके इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले भारत में नगरीय शासन व्यवस्था प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है। इसे कानूनी रूप सर्वप्रथम 1687 में दिया गया, 1687 में दिया गया, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास शहर के लिए नगर निगम नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की गई थी। तो अब आप लोग यहां से याद रखिए कि वर्ष 1687 में नगर निगम की स्थापना की गई थी मद्रास शहर में। उस समय का मद्रास शहर आज का तमिलनाडु नामक राज्य है। क्लियर है ये चीजें? तो भारत में सबसे पहली बार एक नगर निगम की स्थापना वर्ष 1687 में की गई मद्रास शहर में। इसके बाद एक अधिनियम था, ये भी हमने पहले पढ़ा था, 1793 का चार्टर अधिनियम। इस 1793 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से मद्रास, कलकत्ता और बंबई, इन तीनों महानगरों में नगर निगमों की स्थापना की गई थी। कहां कहां पर? मद्रास, कलकत्ता और बंबई में। किसके माध्यम से? तो 1793 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से। तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को वैधानिक अधिकार प्रदान किए गए थे। वैधानिक अधिकार का क्या मतलब है? वैधानिक अधिकार का तात्पर्य है कि ये लोग अपने स्वयं के नियम बनाकर अपने स्थानीय स्तर पर प्रशासन सुनिश्चित कर सकते थे। तो 1793 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास महानगरों में स्थानीय स्वशासन हेतु नगर निगमों को वैधानिक अधिकार दिए गए। अब अपन बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 की, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया था और इसी 1919 के अधिनियम से ही जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पुरुषोत्तम दास टंडन ने नगर पालिकाओं में प्रवेश किया था, अर्थात अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करी थी। इसीलिए ये 1919 का अधिनियम अपनी एक अलग अहमियत रखता है। जैसे कि आप लोगों को याद हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1924 और 1925 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे और ये अध्यक्ष चुनने का प्रावधान 1919 के अधिनियम में ही किया गया था। स्वतंत्रता के बाद 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय शासन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान किया गया। तो संविधान में इनका प्रावधान कैसे किया गया? संविधान में इनका प्रावधान किया गया है 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कैसे? अब सबसे पहले इसको भी आप समझना, जैसे अपन ने 73वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ा था। 73वें संविधान संशोधन में क्या दिया गया था? उसमें यह था कि सबसे पहले जो 73वां संविधान संशोधन है वो राजीव गांधी लेकर आ रहे थे। मतलब 73वां तो नहीं था, वह 65वां या 64वां संविधान संशोधन था जो कि लोकसभा से पारित हो गया था लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम पर वो 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ और उसी के साथ साथ ये 74वां संविधान संशोधन भी पारित हुआ। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रावधान किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का और इस 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगरीय निकायों को
नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान किया गया था। इसीलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने वर्ष 1989 में नगरीय शासन संबंधी प्रावधान के लिए 65वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था, किंतु राज्यसभा द्वारा पारित न होने के कारण कानूनी रूप प्राप्त न कर सका। इसीलिए इस विधेयक में कुछ सुधार करने के बाद प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 74वें संविधान संशोधन विधेयक वर्ष 1992 के रूप में पुनः इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया, जो 22 एवं 23 दिसंबर वर्ष 1992 से लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा पारित कर दिए जाने के बाद 20 अप्रैल वर्ष 1993 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति इसे मिल गई और अंततः यह 1 जून वर्ष 1993 से संपूर्ण भारत पर लागू हो गया। इसीलिए इस 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगरीय निकायों का प्रावधान किया गया। इतना क्लियर। अब संविधान में क्या चेंजेस किए गए तो इसको समझिए। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 का तथा अनुच्छेद 243 ता से लेकर 243 या 6 कुल 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए और संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस 12वीं अनुसूची के माध्यम से नगरीय निकायों को संविधान में दर्जा दिया गया। क्लियर है। भाग 9 का तथा अनुच्छेद 243 ता से 243 या 6 कुल 18 नए अनुच्छेद एवं एक नई अनुसूची, कौन सी, 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय प्रशासन के विषय में विस्तृत प्रावधान हमारे संविधान में किया गया। जैसे 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, वैसे ही इस 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगरीय निकायों के लिए संवैधानिक प्रावधान किया गया। और भाग 9 का के तहत नगर पालिका के संबंध में किए गए प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। तो अब अपन बात करते हैं नगर पालिकाओं के गठन की। नगर पालिकाओं का गठन कैसे होता है, और यह एक प्रावधान है किसका, 74वें संविधान संशोधन का। तो प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की संस्थाएं अस्तित्व में आएंगी। कौन कौन सी, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो आप लोग याद रखिएगा, इस 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 प्रकार की संस्थाओं का प्रावधान किया गया है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम का। नगर पंचायत का गठन किसका, इस वाली नगर पंचायत का गठन, नगर पंचायत का गठन उस क्षेत्र के लिए होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। कहां पर होगा, ऐसे इलाके में होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। नगर पालिका परिषद का गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाएगा, जबकि बड़े नगरों के लिए नगर निगम का गठन होगा। ठीक है। तो इस नगर पालिका के गठन के लिए क्या प्रावधान है, तो नगर पालिका के गठन के लिए 3 मुख्य प्रावधान हैं कि नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम 3 प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। और इस नगर पंचायत का गठन ऐसे क्षेत्रों के लिए होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। नगर पालिका परिषद का गठन एक मध्यम स्तर के नगरीय क्षेत्र के लिए होगा, जबकि इस नगर निगम का गठन बड़े और एस्टैब्लिश्ड शहरों के लिए होगा, जहां की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर नगर निगम, मध्यम लेवल पर जनसंख्या होगी तो वहां पर नगर पालिकाएं, और छोटे स्तरों पर नगर पंचायतों का गठन किया जाएगा। क्लियर है। किंतु ऐसे नगरीय क्षेत्र जिसे राज्यपाल द्वारा औद्योगिक नगरी घोषित किया गया है, राज्यपाल ने क्या किया है, उन्हें औद्योगिक नगरी घोषित किया है, वहां पर नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा। क्लियर है। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 243 क्यू में। क्योंकि ऐसे जैसे हमारे यहाँ रायसेन जिले में मंडीदीप है, ठीक है, धार जिले में पीथमपुर है जो कि औद्योगिक क्षेत्र है, तो ऐसे औद्योगिक क्षेत्र राज्यपाल के द्वारा घोषित किए जाते हैं।
तो ये होते तो मध्यम स्तर के हैं, लेकिन अगर राज्यपाल ने उन्हें औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया है तो वहां पर नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा। क्लियर। अब अपन बात करते हैं इन नगर पालिकाओं की संरचना की। किसी नगर पालिका में सभी स्थान नगर पालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे। क्लियर है। मतलब उस नगर पालिका का जो एक क्षेत्रीय या प्रादेशिक क्षेत्र होगा, वहां पे से या वहां के जो सदस्य होंगे, मतलब वहां की जो जनसंख्या होगी, वो इन सदस्यों का चुनाव करेगी। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिसे वार्ड कहा जाता है। क्लियर है। तो ये वार्ड होते होंगे ना, आपने सुना होगा। आप भी जिस क्षेत्र में निवास कर रहे होगे वो कहीं ना कहीं वार्ड में आता होगा। तो वार्ड है क्या? वार्ड और कुछ भी नहीं है, वो एक नगर पालिका प्रादेशिक नगर पालिका क्षेत्र है और जनसंख्या के हिसाब से उसे अलग अलग वार्डों में विभाजित कर दिया गया है। किंतु राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिका में निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का उपबंध भी कर सकता है। मतलब हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के अलावा अगर राज्य का विधानमंडल चाहे तो कुछ अन्य व्यक्तियों की भी नियुक्ति कर सकता है। जैसे ऐसे व्यक्ति नगर पालिका प्रशासन का जिन्हें विशेष ज्ञान या अनुभव है, किंतु इन्हें नगर पालिका के अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं होगा। जैसे कोई किसी एक स्थान का रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है, क्लियर है, उसे इस क्षेत्र का बेतहाशा अनुभव है, तो उसके अनुभव को हम काम में लाए ना। तो ऐसे व्यक्ति, ये लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जनता के द्वारा चुने गए नहीं होते, लेकिन इन्हें इस क्षेत्र में काम करने का विशेष अनुभव होता है। तो अगर उस राज्य का विधानमंडल मतलब विधानसभा या अगर विधान परिषद हो तो वो एवं राज्यपाल की संतुष्टि से ऐसे व्यक्तियों को उस क्षेत्र की नगर पालिका में स्थान दिया जा सकता है। और दूसरे हैं लोकसभा और राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्यों का जो उन निर्वाचक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें वहां नगर पालिका क्षेत्र पूर्णतः या भागतः आता है। मतलब उस क्षेत्र का कोई विधायक हो या फिर कोई सांसद हो तो उसको भी हम स्थान देते हैं कहां पर? नगर पालिकाओं में। और तीसरे हैं राज्यसभा या राज्य विधान परिषद के ऐसे सदस्यों को ऐसी नगर पालिका के क्षेत्र के भीतर मतदान के रूप में पंजीकृत है। मतलब राज्यसभा से अगर कोई सांसद है या विधान परिषद का कोई सदस्य है और वो उस नगर पालिका क्षेत्र में निवास करता है, लेकिन नगर पालिका के लिए उस क्षेत्र की जनता के द्वारा चुनाव नहीं किया है, तो ऐसे लोगों को भी स्थान दिया जा सकता है नगर पालिकाओं में। क्लियर। और वार्ड समितियों के अध्यक्ष को भी स्थान मिलता है कहां? नगर पालिकाओं में। ऐसे नगर पालिका जिनकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, कितनी है? 3 लाख या उससे अधिक है, कि प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर एक या अधिक वार्ड को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। क्लियर है। तो वार्ड समितियों का गठन कैसे होता है? तो ऐसे नगर पालिका जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है कि प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर एक या अधिक वार्ड को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन किया जाता है और इसका संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 243(s). वार्ड समितियों के गठन, क्षेत्र और कार्य आदि का निर्धारण राज्य विधानमंडल करती है। मतलब राज्य विधानमंडल के द्वारा इन वार्ड समितियों का कार्य का निर्धारण किया जाता है। अब अपन बात करते हैं स्थानों के आरक्षण की। तो ये बिल्कुल समान है जैसे अपन ने आरक्षण का प्रावधान पंचायती राज व्यवस्था में पढ़ा था, बिल्कुल सेम है नगर पालिकाओं के लिए भी। क्लियर। तो नगर पालिका में भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं स्त्रियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, जिसका संवैधानिक उपबंध है अनुच्छेद 243(t). अर्थात अनुच्छेद 243(t) इन नगर पालिकाओं में आरक्षण की प्रावधान करता है। नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान पंचायतों के समान है। क्लियर है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक नगर पालिका में स्थान आरक्षित होगा। मतलब एससी और एसटी के लिए उनकी जनसंख्या के हिसाब से स्थान आरक्षित होगा।
इन आरक्षित स्थानों का, जो एससी और एसटी के लिए आरक्षित है, उनका 1/3 स्थान इन वर्गों की स्त्रियों के लिए भी आरक्षित होगा। क्लियर है? जैसे एससी और एसटी के लिए फॉर एन एग्जाम्पल 9 सीटें आरक्षित हैं, तो इसका 1/3 मतलब 3 स्थान एससी और एसटी कम्युनिटी की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। तथा प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थान का 1/3 स्थान स्त्रियों, सभी वर्गों की स्त्रियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। क्लियर है? इसको समझिए कि उस नगर पालिका में या उस क्षेत्र की नगर पालिका में फॉर एन एग्जाम्पल 30 स्थान है, ठीक है, तो इन 30 स्थानों का 1/3 जो कि कितना होगा 10, वो सभी वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। और एससी एसटी कम्युनिटी के लिए जो स्थान होगा, जो भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किया गया है, उसका 1/3 उस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, जो इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुसार आरक्षण है, और उस कम्युनिटी की जो आरक्षित सीटें हैं उसका 1/3 भाग उस कम्युनिटी की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, और कुल स्थानों का 1/3 भाग भी महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। क्लियर? जिसमें जो आरक्षित स्थान है वो इंक्लूड रहेगा। क्लियर? जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थान शामिल होंगे। मतलब जो कुल सीटों का 1/3 है वो होगा महिलाओं के लिए, और इसी में शामिल होंगी अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं। आरक्षित स्थान नगर पालिका के भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों या वार्डों में चक्रानुक्रम से आवंटित किया जाएगा। वही चीज है जो अपन ने पंचायत में पढ़ा था, जैसे एक बार अनारक्षित वर्ग के पुरुष को मिल गया, फिर एक अनारक्षित वर्ग की महिलाओं को, फिर आरक्षित वर्ग के पुरुष और आरक्षित वर्ग की महिलाओं को। तो ऐसे चक्रानुक्रम में स्थान आवंटित किए जाएंगे। नगर पालिका में अध्यक्ष पद के आरक्षण संबंधी प्रावधान करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को दिया गया है। मतलब अगर राज्य विधानमंडल चाहे तो अध्यक्ष के पद पर आरक्षण लागू कर सकता है। पिछड़े वर्गों की नगर पालिका में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। जैसे ओबीसी वर्ग जो है उनके लिए नगर पालिकाओं में आरक्षण का कोई भी प्रावधान नहीं है। फिर भी अगर राज्य विधानमंडल चाहे तो नगर पालिका सदस्यों या अध्यक्षों के पद हेतु पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ठीक है, तो हमारे लिए संविधान में प्रावधान क्या किया गया है कि ओबीसी वर्ग के व्यक्ति के लिए नगर पालिकाओं में एवं पंचायतों में भी स्थान आरक्षित नहीं किया गया। ये छोड़ दिया गया है संबंधित राज्य के विधानमंडल के ऊपर कि अगर वो चाहे तो इनके लिए स्थान आरक्षित कर सकता है। ठीक है, तो एक बार अपन रिवाइज करते हैं इसको। कैसे कि एससी और एसटी वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित होगा, जनसंख्या के अनुपात में। क्लियर है? चलो, और इसमें जितनी भी सीटें एससी एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं उनका 1/3 एससी एसटी कम्युनिटी की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इतना क्लियर? ठीक है, और जो कुल स्थान है उस क्षेत्र की नगर पालिका में कुल स्थान का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, जिसमें एससी एसटी कम्युनिटी की महिलाएं भी शामिल होंगी। तो ये है संवैधानिक प्रावधान आरक्षण का, किसमें? नगर पालिका में, अर्थात नगरीय निकायों में। क्लियर? अब अपन बात करते हैं नगर पालिकाओं की अवधि की, कि कितनी अवधि तक ये नगर पालिकाएं संचालित होंगी, इनका टाइम पीरियड क्या है। नगर पालिकाओं की अवधि भी पंचायतों के समान उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक के लिए होती है। मतलब जो उनकी पहली बैठक होगी, निर्वाचन की तिथि नहीं, पहली बैठक की, पहले अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष का इनका टाइम पीरियड होता है। इसे 5 वर्ष की पूर्व भी भंग किया जा सकता है, किंतु भंग करने के पूर्व उसे सुनवाई कर युक्तियुक्त अवसर दिया जाना चाहिए। मतलब अगर कोई त्रुटि उत्पन्न हो जाए तो इन्हें इनका टाइम पीरियड
पूरा होने के पहले भी भंग कर सकते हैं, लेकिन भंग करने के पहले उन्हें ऐसा अवसर दिया जाना चाहिए कि वे अपनी परेशानियों का जो एक्चुअल कारण है वो बता पाए। नई नगर पालिका के गठन के लिए निर्वाचन उसके कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का है उसकी समाप्ति के पूर्व कराया जाना चाहिए। मतलब जैसे वर्तमान जो नगर पालिका है उसका टाइम पीरियड खत्म होने वाला है, तो उसका टाइम पीरियड खत्म होने के पहले पहले नई नगर पालिका का निर्वाचन करा देना चाहिए। अब यदि कोई नगर पालिका समय के पूर्व मतलब 5 वर्ष की अवधि खत्म करने के पहले ही विघटित कर दी जाती है, तो विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर उसे नए निर्वाचन कराया जाना अनिवार्य है। क्लियर है? मतलब जैसे टाइम पीरियड कितना है, 5 वर्ष का। इस 5 वर्ष के टाइम पीरियड के पहले ही मतलब 3 वर्ष में पंचायत ये जो अपनी नगर पालिका है वो विघटित कर दी गई किसी कारणवश, तो अब टाइम पीरियड कितना बचा, 2 वर्ष, और 6 माह के अंदर अंदर नया निर्वाचन कराना आवश्यक है कि नहीं? तो समझिएगा, नया इस प्रकार से जो नई नगर पालिका घटित होगी वो 2 वर्ष के टाइम पीरियड के लिए ही काम करेगी। अब इसमें एक क्लॉज है, वो क्या है कि अगर 6 माह ही टाइम पीरियड शेष बचा हुआ है, कितना, 6 मंथ ही टाइम पीरियड शेष बचा है, तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। मतलब 6 माह ही शेष बचा है तो फिर चुनाव तो होंगे 6 महीने के अंदर अंदर, लेकिन जब कोई नई नगर पालिका घटित होगी तो वो 6 माह के लिए शासन नहीं करेगी, वो फिर अपने जो एक्चुअल टाइम पीरियड है 5 वर्ष उसके लिए वो काम करेगी। क्लियर है? इस प्रकार गठित नगर पालिका अपनी शेष अवधि तक कार्य करती है। यदि विघटित नगर पालिका का शेष कार्यकाल 6 माह से कम है, समझना कितना है, 6 माह से कम, तो उसके लिए निर्वाचन 6 माह के भीतर आवश्यक नहीं है। और 6 माह के भीतर भीतर करा लो तो वो जो नई नगर पालिका गठित होगी, ठीक है, वो 5 वर्ष की अवधि के लिए काम करेगी। अब अपन बात करते हैं सदस्यता के लिए अयोग्यताएं की। कोई व्यक्ति किसी नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए या सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य होगा यदि वह संबद्ध राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अयोग्य है। मतलब अगर उस राज्य के विधानमंडल ने अयोग्यता के संबंध में कोई सी विधि बनाई है और इस विधि के तहत व्यक्ति अयोग्य है, तो वह व्यक्ति नगर पालिका के निर्वाचन के लिए अयोग्य होगा। यदि वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा या उसके अधीन अयोग्य है, परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य है, परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। अब समझना इसको, 25 ईयर्स एज है काय की, लोकसभा राज्य विधानसभाओं में चुनाव की, इसलिए यहां पर दिया गया है यदि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधि के द्वारा या उसके अधीन अयोग्य है, परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है लेकिन उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, क्योंकि यहां पर एज है कितनी, 21 वर्ष, जबकि राज्य विधानसभा में चुने जाने की एज है 25 वर्ष और नगरीय निकायों में चुने जाने की एज है 21 वर्ष। ये संवैधानिक भाषा थोड़ी अटपटी होती है, इस वजह से यहां पर सीधा सीधा नहीं दिया जाता। इसका सीधा मीनिंग ये है कि कोई व्यक्ति ने अगर 25 साल की आयु प्राप्त नहीं की है लेकिन 21 साल से अधिक उम्र का वह व्यक्ति है तो वह नगर पालिका में चुना जा सकता है, और इसको सरल करें तो व्यक्ति ने 21 साल की आयु प्राप्त कर ली हो बस, ठीक है, तो वह नगर पालिका में चुने जाने के योग्य होगा। उल्लेखनीय है कि नगर पालिका के किसी सदस्य की अयोग्यता संबंधी प्रश्न का विनिश्चय
विधानसभा द्वारा विहित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति नगर पालिका में चुने जाने के लिए योग्य है अथवा अयोग्य है, इस प्रश्न का विनिश्चय कौन करेगा? तो इस प्रश्न का विनिश्चय करेगी विधानसभा द्वारा निर्धारित प्राधिकारी, या विधानसभा ही निश्चित करेगी इस बात के लिए कि कौन अयोग्यता का निर्धारण करेगा। अब अपन बात करते हैं नगर पालिकाओं की शक्तियां और प्राधिकार के बारे में। क्लियर? राज्य विधानमंडल विधि बनाकर नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो वह उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे। इसका संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 243 के पार्ट डब्ल्यू में। क्लियर है? तो नगर जो उस क्षेत्र की विधानसभा है या विधानमंडल है, वो शक्तियां प्रदान करेगा किसे? नगर पालिकाओं के लिए। और शक्तियां कैसी रहेंगी? तो ये ऐसी शक्तियां रहेंगी जो इन संस्थाओं को स्वायत्त शासन की संस्था के रूप में विद्यमान कर सके। ऐसी विधि में निम्नलिखित संबंध में उपबंध किए जा सकते हैं। कैसे? आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना। क्लियर है? ऐसे कार्यों को करना और ऐसी स्कीमों को क्रियान्वित करना जो इन्हें सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत वे स्कीमें भी हैं जो 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है। मतलब 12वीं अनुसूची में जो विषय दिए गए हैं, उन विषयों के संबंध में विधि बनाने का अधिकार इन्हें दिया जाएगा। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अब अपन बात करते हैं कर अधिरूपण की शक्ति के बारे में। तो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिका के संबंध में कुछ उपबंध कर सकता है, जैसे कि उसे कर, शुल्क, फीसें और पथकर मतलब टोल टैक्स अधिरूपित करने, संग्रहित करने तथा विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। क्लियर है? तो ये जो नगरीय निकाय हैं, इन नगरीय निकायों की शक्ति का स्रोत है हमारे राज्य का विधानमंडल, क्योंकि राज्य का विधानमंडल ही शक्तियां देता है, डेलीगेट करता है किसे? हमारे क्षेत्र की नगर पालिकाओं के लिए। दूसरा, राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित और संग्रहित कर, पथकर, शुल्क और फीसें नगर पालिका को समानुदेशित कर सकता है। नगर पालिका के लिए राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान के लिए उपबंध कर सकता है। मतलब राज्य की जो संचित निधि है उससे पैसा भी दिया जा सकता है किसे? इन नगरीय निकायों के लिए। नगर पालिका द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनों को जमा करने के लिए न्यायपालिका निधियों के गठन तथा ऐसी निधियों में से धन को निकालने के लिए उपबंध कर सकती हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी? राज्य वित्त आयोग की। तो ये प्रावधान बिल्कुल सेम है जैसा पंचायतों में था। अनुच्छेद 243Y यह उपबंधित करता है कि अनुच्छेद 243I जो पंचायतों का था, 243I के अधीन पंचायतों के लिए गठित राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा। मतलब रिव्यू करेगा इन नगरीय पंचायतों की या नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को। और ये वही आयोग है जो 243I के तहत पंचायतों के लिए गठित था, उसे ही 243Y के तहत इन नगरीय निकायों के वित्तीय पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। और अधोलिखित के बारे में सिफारिश राज्यपाल को देगा। काय के बारे में? उन सिद्धांतों के बारे में जो निम्नलिखित को शासित करेंगे। पहला, राज्य द्वारा वसूले गए करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों का नगर पालिकाओं और राज्य के बीच वितरण। मतलब जैसे अपन ने कर वसूलने की शक्ति पढ़ी थी इसके जस्ट पहले वाली स्लाइड में, उन करों को जो कि नगर पालिकाओं ने वसूले हैं उन्हें राज्य में और नगर पालिकाओं में कैसे वितरित करना है, इसका निर्धारण करेगा कौन? ये वित्त आयोग। और इसकी संसूचना देगा राज्यपाल को। ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों की अवधारणा जो नगर पालिकाओं को समानुदेशित किए जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजित किए जा सकेंगे।
राज्य की संचित निधि में से नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान हो। नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपायों को। किसी अन्य विषय के बारे में जो राज्यपाल द्वारा नगर पालिकाओं को ठोस वित्त पोषण के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाए। क्लियर है? तो इनके बारे में राज्य वित्त आयोग संसूचना देगा राज्यपाल को। राज्यपाल आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश और इसके बारे में की गई कार्यवाही का स्पष्टीकरण ज्ञापन राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। मतलब विधानसभा और विधान परिषद में राज्यपाल इन चीजों को रखवाएगा। अब अपन बात करते हैं नगर पालिकाओं के निर्वाचन के बारे में। तो नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उसके सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों के लिए गठित राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। क्लियर है? तो ये संपूर्ण निर्वाचन से संबंधित कार्य जैसे अधीक्षण करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना, ये अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग में समाहित है। राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर नगर पालिकाओं के निर्वाचन से संबंधित सभी विषयों से संबंध में उपबंध कर सकता है। इसका प्रावधान दिया है 243 ZA में। अब अपन बात करते हैं जिला योजना समिति की। अनुच्छेद 243 ZD के अनुसार प्रत्येक राज्य में प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा, जो जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजना को समेकित करेगी और पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा मतलब कानून बनाकर जिला योजना समितियों की संरचना, ऐसी समितियों में स्थान भरे जाने व उसका अध्यक्ष चुने जाने की रीति तथा उसके कार्यों आदि के संबंध में उपबंध करेगा। परंतु ऐसी समिति में कुल सदस्यों में से 4/5 भाग सदस्य जिले स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। क्लियर है? जिला योजना समिति का अध्यक्ष समिति द्वारा अनुमोदित विकास योजना को राज्य सरकार को भेजेगा। क्लियर है? जैसे जो भी समिति बनी मतलब जिला योजना समिति बनी, तो इस जिला योजना समिति में कुल सदस्यों में से 4/5 भाग सदस्य जिला स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जाएंगे। क्लियर है? मतलब जो अपन ने पंचायतों के बारे में प्रावधान पढ़ा और नगर पालिकाओं के बारे में प्रावधान पढ़ा, तो इन पंचायतों और नगर पालिकाओं में से ही इस जिला योजना समिति के कुल सदस्यों का 4/5 भाग चुना जाएगा। और ये कार्य क्या करेंगे? ये उस जिले के लिए जिला स्तर पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं का आह्वान करेंगे, योजनाओं का संचालन करेंगे। क्लियर? अब अपन बात करते हैं महानगर योजना समिति की। तो प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। जैसे अपन ने जिला स्तर पर जिला योजना समिति थी, और अगर महानगर है तो महानगर स्तर पर क्या होगा? महानगर स्तर पर महानगर योजना समिति का गठन होगा। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा समिति की संरचना, उसके स्थानों के भरे जाने, उसके अध्यक्षों के निर्वाचन की रीति और कार्यों आदि के बारे में उपबंध कर सकता है। इस समिति के कम से कम 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं के सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे। जिला योजना समिति में 4/5 का प्रावधान था, तो यहाँ पे 2/3 सदस्यों का प्रावधान है। महानगर योजना समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति द्वारा अनुमोदित विकास योजना को राज्य को भेजेगा। क्लियर है? तो अपन ने क्या, यहां पर खत्म होता है अपना स्थानीय स्वशासन। क्लियर है? और स्थानीय स्वशासन का जो नया रूप है
वो है जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति। क्लियर है? तो इन चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज करिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।